करते हैं, है ना। तो कल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपन। तो कल थोड़ा सा मैं टच कर लेता हूँ, कल जो हमने लिखा था, जानकारी ली थी। तो सबसे पहले तो हमने देखा था भाई बोस थॉमसन, मॉडल सर। है ना। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने थॉमसन मॉडल देखा था। थॉमसन ने बोला था कि भाई तरबूज की तरह होता है हमारा, तरबूज में जैसे रेड 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 होता है, उसको पॉजिटिव चार्ज बोल दो, और बीच में जो बीज होते हैं उसको नेगेटिव चार्ज बोल दो। तो उसके बाद में रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें कि अल्फा पार्टिकल को बॉम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल को उसको डाला, तो देखा कि भाई यहाँ पर रिजल्ट जो है थॉमसन की मदद से हम सॉल्व नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या बोला कि अपना मोस्ट ऑफ द जो मास है वो सेंटर में फंसा होता है, और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन किसी भी सर्कल में घूम रहे होते हैं, किसी भी सर्कल में घूम रहे होते हैं, ऐसा बोला उन्होंने। तो इस पे भी उनकी दिक्कत हो गई कि उन्होंने बोल नहीं पाए कि भाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल डिफरेंस तो हो ही नहीं, कि हमने स्पेक्ट्रम देखा ना। वैष्णवी, अपना माइक ऑफ कर दो बच्चा। तो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल जो हमने देखे थे कि भाई हाइड्रोजन को चेक किया तो उसमें एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बनी हुई थी, तो वो चीज जो है वो सॉल्व नहीं हो पाई, मतलब। तो मतलब एक्सप्लेन नहीं हो पाई रदरफोर्ड से। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी, इलेक्ट्रॉन गोल गोल घूमा, गोल गोल घूमा, तो इसका मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटेड है, एक्सीलरेटेड है तो एनर्जी रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करेगा तो खुद की एनर्जी कम कर देगा, खुद की एनर्जी कम करी तो इसका मतलब वो कम करते 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 खुद न्यूक्लियस में जाके गिर जाएगा। न्यूक्लियस में गिरा तो इसके अकॉर्डिंग तो हमें दिख रहा है कि भाई वो स्टेबल नहीं हो पाएगा, लेकिन हमें पता है एटम स्टेबल होता है। तो इन दो चीजों को रदरफोर्ड भाई साहब एक्सप्लेन करने में नाकाबिल रहे। तो इसके लिए फिर अब कौन आया, बोर आए। तो बोर ने क्या कहा, रदरफोर्ड आपकी बात काफी हद तक सही है, मैं बस एक चीज जोड़ दूंगा कि यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियस था, ये जो बीच में न्यूक्लियस था, उसमें इलेक्ट्रॉन जो सराउंडिंग में घूम रहे हैं, वो जो घूम रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं किसी भी ऑर्बिट में घूम गए। उसमें उसने कहा कि हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, NH/2 पाई है। ठीक है। तो ये रिलेशन अपने बोर भाई साहब ने बताया। ध्यान रखना, बोर मॉडल जो है हम क्या लगाते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी में लगाते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी। कि भाई सिंगल इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, अपने पास हाइड्रोजन हो गया, यानी, और हीलियम+1 हो गया, लिथियम+2 हो गया, एंड सो ऑन, मतलब ऐसे करते जाओ। ठीक है। तो आप देख सकते हो HHELiLeBeSNOFNeNMG वो जिसमें है, उसमें क्या करना है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी लेना है। तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के अलावा सारे इलेक्ट्रॉन निकाल देना, तो जो बनेगा उसे सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी कहा जाएगा। तो अब मैं देखता हूं, इसमें कुछ लिखा था क्या अपन ने बोर में? हाँ सर, थोड़ा लिखा था। क्या लिखा था, लास्ट स्टेटमेंट बताओ। सर फर्स्ट पॉइंट लिखे सर। अच्छा, बस फर्स्ट पॉइंट लिखा था, तो उसमें यही लिखा होगा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ सर्टेन ऑर्बिट इन व्हिच एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। नहीं नहीं, वो नहीं। नहीं नहीं, वो नहीं था। एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियस इज डिफाइंड ऑर्बिट, डेफिनेट ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डेफिनेट ऑर्बिट एंड ड्यूरिंग द मोशन in that particular orbit, in हाँ that सर वही। particular orbit, electron does not electron emit। does not lose हाँ, energy in electromagnetic radiation. बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉन डज नॉट एमिट और अब्सॉर्ब एनर्जी, अब्सॉर्ब। Electron does not lose energy लिखा है। हाँ ठीक है, ठीक, ठीक है। अगला पॉइंट लिखो, अगला पॉइंट लिखो, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली इन द ऑर्बिट्स in which its angular momentum is फिर से बोलो, starting से। electron revolves in an orbit in which its angular momentum is integral multiple of h/2 पाई।
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, उसके बाद लिख लेना mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखें। when electron jumps from when electron jumps from when electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, when electron jumps from higher energy orbit to lower energy orbit, it emits energy it emits energy in the form of photon. In the form of photon. नेक्स्ट पॉइंट लिखें। नेक्स्ट पॉइंट लिखें। when electron jumps from lower energy orbital to higher energy orbital, then a photon is absorbed by atom. Photon is absorbed by atom. तो यदि है ना फोटोन इज अब्सॉर्ब्ड बाय एटम, तो मैं लेता हूं किसी का एटॉमिक नंबर Z ले लेता हूं। एटॉमिक नंबर मैंने Z ले लिया, तो यहां पर हमारा न्यूक्लियस था, है ना। तो न्यूक्लियस में जो चार्ज होगा किससे बनेगा? प्रोटॉन से बनेगा। एक प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है? जितना इलेक्ट्रॉन का होता है, लेकिन पॉजिटिव होता है। तो मैं लिखता हूं कि चार्ज एट सेंटर अगर लिखा जाए, चार्ज एट सेंटर, ये बन जाएगा प्लस ZE। E मतलब क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन पॉजिटिव वाला। तो ये मिलके हो जाएगा टोटल चार्ज इसका यहां पर इतना फंसा हुआ है। तो ये यहां पर आ गया, ZE चार्ज इधर है, और एक इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से यहां पर घूम रहा है। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां पर होगा। ठीक है, तो अब मैं देख सकता हूं कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कल में गोल गोल चक्कर में घूम रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इसको एक सेंट्रिपिटल फोर्स लगा होगा, जो कि अट्रैक्शन वाला फोर्स रहा होगा। एक नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, दोनों आपस में यहां पर पास आना चाहेंगे, फोर्स लगाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे। तो क्या कोई बता सकता है कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स क्या होता है यदि दूरी r है? तो Q1 Q2 upon R square. बिल्कुल सही। तो यहां से फोर्स बिटवीन टू चार्जेस लिखा जाता है कि Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 by R square। और हाँ, और यहाँ पर एक और चीज बनती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है दैट इज 9 into 10 power 9। यूनिट क्या होगी? यूनिट क्या होगी? न्यूटन मीटर Newton meter square कूलम per coulomb स्क्वायर। square. बिल्कुल सही, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ठीक है, तो अगर किसी को ये नहीं पता है तो डोंट वरी, जब हम इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ेंगे तब करेंगे अपन इस चीज को, ठीक है ना। तो अभी तो बस ये बिल्कुल उसी तरीके से होगा जैसे ग्रेविटेशन होता है। ग्रेविटेशन में कैसे होता है? Gm1m2/r²। ठीक है, तो उसी प्रकार से हमने फोर्स भी यहां पर देख लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो यानी कि दो चार्जेस के बीच का फोर्स Q1 Q2/r², ये हमने देख लिया। अच्छा, एक और दूसरी चीज, क्या आपने पोटेंशियल एनर्जी देखा है क्या उसमें, ग्रेविटेशन में? पोटेंशियल एनर्जी इन ग्रेविटेशन क्या देखा था ना, दो मासेस के बीच अगर आर सर, दूरी है तो क्या लिखा जाता है? हाँ सर, नीचे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर रहता सर, और वो Gm1m2/r आ जाता है। आर। इतना पता है अपने को, 11th में पढ़ा है ना ग्रेविटेशन आपने। हाँ सर, हाँ हाँ, तो ये चीज यहाँ पर भी काम आएगी कि याद करो, ये जो चीजें हैं, ये जो हम इलेक्ट्रो के लिए लिखते हैं यानी कि चार्जेस के लिए लिखते हैं, बिल्कुल उसी प्रकार से लिखी जा सकती है जैसे ग्रेविटेशन में थी। ठीक है, तो आपको ये ऑलरेडी पता है या नहीं पता है, मैं बताऊं? पता है। पता है, ठीक है। तो अब मैं यहां पर देखता हूं, सबको पता है ना? सब बोलो एक बार बढ़िया से। हाँ हाँ सब ठीक पता ठीक है। ठीक 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 ठीक, चलो आगे बढ़। तो अब देखो, मैं यहाँ पर देखता हूँ ये ZE चार्ज था, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स, तो वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। तो एक चार्ज तो कितना है? सेंटर पे फंसा हुआ, यानी कि वो है ZE। दूसरा चार्ज कौन है? वो इलेक्ट्रॉन है, तो उसका चार्ज भी कितना हुआ? E हुआ, ई। अपॉन R²। और ये किसके बराबर होगा? इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, तो वो लिखा जाएगा mv²/r। ये तो रही हमारी एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन बोर भाई साहब ने खुद ने बताई थी। क्या बताई थी? वो बताया था उन्होंने वी mv आर को, इक्वल टू हाँ बिल्कुल सही, ये हम लिख सकते हैं कि NH/2 इज इक्वल्स टू mvr। ये रही हमारी सेकंड इक्वेशन। तो अब जब बोर में जो कुछ भी हमारे रिजल्ट बनेंगे वो इन दो इक्वेशन की मदद से बनेंगे। तो अब यहां पर हम सोचते हैं कि हमारे पास क्या चीजें नहीं पता थी। देखो, ये तो अपने को पता है, Z अपने को पता है, E अपने को पता है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को पता है। M कौन है? M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। M इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। प्रोटॉन प्रोटॉन का मत कर देना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन v²/r। तो इस पूरी इन दोनों इक्वेशन को अगर देखा जाए तो हमारे पास जो वेरिएबल बनेगा, एक तो v बनता हुआ दिखेगा और एक r बनता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो दोनों की मदद से हम सॉल्व करते हैं। अभी क्या कर देते हैं, देखो, एक तो ये r² को मैं हटा देता हूं, है ना। अब यहां से r बचा है, तो मैं क्या कर लेता हूं, यहां से इक्वेशन 1 से अगर r की वैल्यू निकाली जाए तो वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है 0.9। E², ZE²। इसको राइट हैंड साइड में लेगा, इधर आ गया, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को उधर ले गए तो उधर आ गया। तो ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। लिख गया, है ना। बस इधर उधर किया है, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह। फिर मैं इक्वेशन 2 में आता हूं, तो इक्वेशन 2 में क्या है? NH/2 पाई इज इक्वल्स टू m, v का v ही रहने दो, और r बन जाएगा, r है ZE² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mv²। तो देखो, ये पाई से पाई गया, 2 से 4 गया, ट्वाइस। तो अब पूरी इक्वेशन में कौन है? यहां पर v था, यहां v² है, तो इससे इसकी पावर भी निकाल देता हूं। तो हमारे पास v जो बन जाने वाला है, v को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, तो ये बन चुका है mZE²
एम जेड ई स्क्वायर, अच्छा ऊपर भी एम है नीचे भी एम है तो खत्म हो गया, ये एम और ये एम, तो ये आ गया जेड। अरे अरे अरे, एक मिनट, अंडू होता है क्या ये, अच्छा ये हाँ, तो ये हो गया जेड ई स्क्वायर बन गया, और क्या बना और क्या बना और क्या बना, ये बना है एप्सिलॉन नॉट, और ये नीचे बना हुआ है एन एच बना हुआ है, सही है। देखो देखो देखो, इसको v को लेफ्ट हैंड साइड ले गए, अच्छा 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच बना हुआ है, 2 तो ये था जेड ई स्क्वायर, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना बन गया, ठीक है। हाँ। अब यहां देखो, इसको मैं थोड़ा सा साइड में लिखता हूं, तो देखो क्या बना, ये है ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एच, और सर वहाँ पे दिख रहा नहीं है, वहाँ पे आपका फोटो आता ना उधर। अच्छा वहां पर नहीं दिख रहा है, रुको मैं उधर नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। नहीं ऊपर लिखो ना आप। तो छोटा यहाँ छोटा। v जो बना है वो बना है ई स्क्वायर अपॉन 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 क्या था, अपॉन था एन एच, और एप्सिलॉन नॉट भी है, और z भी कहीं बना था, z कहाँ है, z कहाँ है, z है ऊपर, z ई स्क्वायर है ना। तो मैंने क्या किया, z ई स्क्वायर को तो साइड में रखा, एप्सिलॉन नॉट और h को साइड में रखा, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, z अपॉन n बन जाएगा, है ना, z अपॉन n बन जाएगा। तो अब देखते हैं कि हमारे पास z तो क्या था, z तो था हमारा जो एटम हमने लिया है उसका एटॉमिक नंबर, कि n हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। तो ये वाली वैल्यू एटम पे डिपेंड करेगी। अब ये क्या है, n है, यानी कि ऑर्बिटल नंबर, ऑर्बिटल नंबर मतलब कि सवाल में बोल दिया कि बताओ n सेकंड ऑर्बिटल में बताओ क्या होगा, थर्ड ऑर्बिटल में बताओ क्या होगा, फोर्थ ऑर्बिटल में बताओ क्या होगा। तो ये जो वैल्यू अगर आप देखेंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, चेंज होती जाएगी, क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। तो इधर मैं देखता हूं, तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट देखना, ये यहाँ पर 2 भी था, अपन ने 2 मिस कर दिया, ये 2 था यहाँ और ये 2 था यहाँ, तो ये वाली चीज तो कांस्टेंट है ना, ई स्क्वायर 2 एप्सिलॉन नॉट एच, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो वैल्यू पुट करने के बाद में जो वैल्यू आ जाती है वो आ जाती है c अपॉन 137 z अपॉन n, इसमें मीटर पर सेकेंड में, है ना। E की वैल्यू पुट कर दी, एप्सिलॉन नॉट की कर दी, h की पुट कर दी, तो जब यहां पर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो स्पीड बन जाएगी वो इतनी बन जाएगी। क्या कोई बता सकता है c क्या है, c है हमारी स्पीड ऑफ लाइट, राइट। ठीक है। अच्छा अब यहां से अगर v को देखा जाए किसके प्रोपोर्शन में बना हुआ है, v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n, ठीक है, v इज प्रोपोर्शनल टू z बाय n। तो इस प्रकार से हमारे पास कौन आ गया, स्पीड आ गई, कि कितनी स्पीड से वो गोल 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 चक्कर काट रहा था। अब अगला काम आपके पास जो है वो है इसकी रेडियस रेडियस। निकालना, है ना, इसकी रेडियस निकालना है t, t मतलब टाइम पीरियड, इसकी फ्रीक्वेंसी निकालना इलेक्ट्रॉन की, है ना, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निकालो, इन चारों को निकालो पहले, ठीक है। मैं पिछले पेज पे जा रहा हूं, आप नोट कर लें, और उसके बाद में इन चारों को निकालना शुरू कर दें।
हो गया सर। हो गया, नेक्स्ट पेज ले जाओ। minutes, sir. ले लो, लिख लो, जल्दी कर लो। Yes, sir. हम्म, हाँ, उसके बाद में लिखने के बाद में आर टी, ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब निकालने की कोशिश करें। ठीक है, और फिर वन बाय वन अपन इसको डिस्कस करते जाएंगे। नहीं आ रहा। नहीं आ रहा मतलब आर की वैल्यू नहीं आ रही? R is proportional to n square by z. बिल्कुल सही, अच्छे से रटा हुआ है या सॉल्व किया अभी? नहीं सर, n अभी सॉल्व square किया। n square h square by 4 की z square pi square यम। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, सही। हाँ तो सर। देखो, हाँ, आर की वैल्यू शुरू करते हैं। तो देखो यार, अपने पास वापस से वही इक्वेशंस थी, है ना? ये अपने पास ये रही इक्वेशन आर की, जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एम वी स्क्वायर, है ना? मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ, या एक काम करते हैं, अपन लिखते हैं, कौन सी वाली से करें? इससे कर लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाए। मैं अगले पेज पे लेता हूं इसको, कि एन एच अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू एम वी आर, और v हमने निकाल लिया था, ये रहा हमारे पास में जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच। तो ये आ गया जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच, और एम वी और ये आर है, तो यहां से आर आ चुका है, 2 से तो 2 गया, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ और ये n और h को उधर ले जाओ, तो ये आ गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई z e स्क्वायर, ठीक है। तो ये बना है r इज इक्वल्स टू h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई ई स्क्वायर, ये साइड में लिखा मैंने, और ये आ गया n स्क्वायर बाय z। अगेन h स्क्वायर कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, m पाई ई स्क्वायर सब कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे तो ये जो r आ जाता है, कितना आ जाता है बताओ? 0.529 529 into n square। 0.529 n स्क्वायर बाय z, और ध्यान दीजिए इसकी जो यूनिट बन चुकी है दैट इज एंगस्ट्रॉम। तो यहां से आ गया r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z। अच्छा, n बढ़ेगा तो r की वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। और अगर n बढ़ेगा तो स्पीड की वैल्यू क्या होगी? कम होगी सर। कम होगी, ठीक है ना। तो अब आते हैं हम टाइम पीरियड के पास में, तो टाइम पीरियड निकालिए, अब क्या होगा?
2 pi r by v किसके प्रोपोर्शन में आएगा? एन क्यूब बाय जेड by स्क्वायर। cube z by z square. square. एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर के। तो ये आ जाना है टाइम पीरियड जो होगा 2 पाई आर, ये तो पूरा चक्कर लगाई की दूरी डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड, तो ये उसका टाइम पीरियड आ जाएगा। तो 2 पाई आर हमारे पास बन चुका है एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एन स्क्वायर अपॉन एम पाई ई स्क्वायर, यहां से लिखता जा रहा हूं, और ये जेड अपॉन v कितना आया था? v आया था जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एन एच बन चुका है। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं। देखो 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, तो 4 ऊपर बन जाएगा। यहाँ पर एन स्क्वायर एच स्क्वायर ऑलरेडी ऊपर था, एन एच और आ गया तो एन क्यूब एच क्यूब बनेगा। एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी था, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी था, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पाए था तो ये आ जाएगा 4 पाए एप्सिलॉन नॉट एन क्यूब एच क्यूब, 4 पाए एप्सिलॉन नॉट एन क्यूब एच क्यूब। मुझे लगता है सब कुछ आ गया, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब बन गया अपॉन नीचे में अगर देखें तो कितना बना? m पाए, ये ई स्क्वायर था, ये ई स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा ई पावर 4। ठीक है, और ये z था और ये z था, तो ये z स्क्वायर बन जाने वाला है। तो फिर से मैं देखता हूं टाइम पीरियड अगर देखा जाए तो पाई से तो पाई गया, ये आ गया 4, ये आ गया 4 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एच क्यूब अपॉन m ई पावर 4 n क्यूब बाय जेड स्क्वायर। तो मैं देख सकता हूं यहां पर टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय जेड स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगी। तो यदि मैं फ्रीक्वेंसी लिखना चाहूं तो फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड। मुझे पता है टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू n क्यूब बाय जेड स्क्वायर है, यानी कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू बन जाएगा जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब। तो फ्रीक्वेंसी भी हो गया। अब बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो लिखा जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब वैल्यू पुट करके देखिए कितना आ रहा है ना? ये नोट करना है क्या ये वाला, या हो चुका है? तो नहीं सर, नहीं कुछ जरूरत नहीं। कोई जरूरत नहीं ना। अब हम काइनेटिक एनर्जी पे आ जाओ। z square by n square के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बिल्कुल, कि यहाँ पर मेरे को अगर काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो वो तो हाफ एम वी स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है? नोट करना है सर, नोट करो ना, बता दो जिसको नोट करना है। ये जो है, अगर ये आपको नोट करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, शर्माने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये करूं या इससे पिछले वाला करूं? सर केमिस्ट्री में हो गया सर वो। नहीं हो तो गया, लेकिन लिखना है भाई, ऐसा नहीं है। आप लिखो इसको, जब रिवाइज करोगे तो फिजिक्स का अलग रिवाइज करोगे ना, ऐसा मत करो। लिखना है इसको तो लिखना है, अभी नोट्स में लिखो आप लोग प्लीज। अभी कई चीजें होंगी जो केमिस्ट्री में हो चुकी होंगी, लेकिन लिखेंगे वो। फिजिक्स का अलग रखने दो, केमिस्ट्री का अलग रखने दो ना, रिवीजन के टाइम पे दिक्कत नहीं होगी। जब हो जाए बता देना आप लोग, है ना? कमल
डन है, चलो आगे बढ़ो। तो अब काइनेटिक एनर्जी पर आ गए। काइनेटिक एनर्जी क्या है बोलो? हाफ m का m और ये 2 मिनट पीछे लो ना। ओके, ये लो। हो गया सर, हो गया, हो गया सर, ठीक ठीक, चलो। हो गया तो सर। हाँ, अब यहाँ आते हैं तो ये हाफ m v स्क्वायर, और v कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा z e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n h का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? ये देखो 1/2 m का m z स्क्वायर e पावर 4 अपॉन 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 ये आ जाना है 4 4 epsilon naught square एप्सिलॉन h square स्क्वायर n स्क्वायर h स्क्वायर। square. तो यहाँ से अगेन आप देख सकते हो काइनेटिक एनर्जी जो बन चुका है वो सम कांस्टेंट Z square by n square. z Proportional. स्क्वायर बाय n स्क्वायर बन जाएगा। कांस्टेंट की वैल्यू भी डाल देते हैं अपन, ये आ गया m e पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और h स्क्वायर, और इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाता है 13.6 z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। ध्यान दें यूनिट क्या है? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर बाय n स्क्वायर। तो आप देख सकते हो n बढ़ाने पर काइनेटिक एनर्जी कम हो, n की वैल्यू बढ़ाते जाएं, ऑर्बिट में हम ऊपर चढ़ते जाएं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो है वो कम होती जाती है। नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट हमें करना है पोटेंशियल एनर्जी। तो दो चार्जेस के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है मैं आपको बता देता हूं, जैसे हमने ग्रेविटेशन में किया था, वहां क्या लिखा था? g m1 m2 by r। तो ये यहां पर क्या हो जाएगा? यहां हो Q1 जाएगा Q2. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 by r। ठीक है, R. तो आप जल्दी से पहले इसे नोट कर लें और फिर पोटेंशियल एनर्जी पर आ जाइए और बताइए क्या वैल्यू बनी। उसका माइनस हो जाएगा। माइनस तो हो जाएगी, लेकिन कुछ वैल्यू में फर्क आएगा। सर इसका माइनस हो जाएंगे ना? इसका माइनस नहीं होगा। हाफ होता है। क्या होता है? डबल का माइनस। हाँ, इसका डबल का माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लिया, अगले पेज पे चलें। तो शार्दुल कोई डाउट है क्या? डाउट हो तो पूछो, माइक अपना ऑन करो और पूछ लो। नहीं सर, नहीं, गलती से। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है तो क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 में कौन है? दैट इज ZE। Q1 में कौन है? एक तो है न्यूक्लियस का चार्ज, दूसरा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी कि -E अपॉन R। R की वैल्यू ऑलरेडी अपन ने निकाल ली है। ठीक है, तो अभी एक चीज दिमाग में बैठनी चाहिए आपके कि सर यहां पर तो जब इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखना था आपने यहां -E लिखा, लेकिन जब यहां पर लिखना था तो आपने इलेक्ट्रॉन का चार्ज +E लिखा। ऐसा डाउट कभी बन सकता है, तो कोई एक्सप्लेन कर पाएगा ये कि भाई ये क्या है क्या नहीं है? कि मतलब एक सर वो बाउंड सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में रहती है ना? हाँ वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन E की वैल्यू मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू एक बार मैंने प्लस लिख दी, एक बार माइनस लिख दी, ऐसे कैसे? प्लस लिख दिया So माइनस। proton. ऐसा इसलिए है क्योंकि ये था क्या? दिस इज फोर्स, और फोर्स में हमारे पास प्लस और माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन दिखा देता है। तो बेसिकली मैं यहां पर ये ऑलरेडी जानता हूं कि इनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा।
तो हमने मैग्नीट्यूड लिख दिया और डायरेक्शन खुद अपने दिमाग में फिट कर ली कि हाँ भाई इस डायरेक्शन में लगने वाला है। बात समझ में आई क्या? अरे फोर्स के अंदर में मैं लिखता हूं 2i या -2i, दोनों में अंतर क्या बना? सिर्फ डायरेक्शन का बना। तो इसका मतलब यहां पर जब वेक्टर होता है तो प्लस माइनस तो डायरेक्शन को दिखाता है। इसका मतलब मैं मैग्नीट्यूड लिख लेता हूं और साथ में हमारी डायरेक्शन भी देख लेता हूं कि डायरेक्शन कहाँ है, इस दिशा में है, यानी कि सेंटर की तरफ है, और उसको कंसीडर करते हुए मैंने यहां लिख दिया। अब बात करते हैं जब पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास चार्जेस विद साइन लिखे जाते हैं ताकि हमारे पास जो भी बने, जितना भी आना है वो अपने आप आ जाए, हमें कोई लोड ना लेना पड़े। तो जब इसे सॉल्व करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू आ जाती है वो बिल्कुल इसके डबल बन जाती है। किसके डबल? इसके डबल। यानी कि ये me⁴ था और यहाँ 8 की जगह 4 बन जाएगा, तो ये आ जाएगा me⁴ अपॉन 4, और साथ में है हमारे पास ε0² h², और ये आ गया z²/n²। तो इसकी जो वैल्यू बन गई आगे ये देखें तो 27.2 z²/n², और इसको अगर देखें तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के साथ में है, ये सब कुछ जो वैल्यू पुट करें ना, यहाँ माइनस आ गया है इसलिए, तो ये माइनस चल रहा है, तो ये आ गया माइनस, ये प्रोपोर्शनल, सॉरी, पोटेंशियल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ z²/n² आ चुका है। तो यहां पर मैं देखता हूं काइनेटिक एनर्जी इज, इसको अगर डबल कर दिया जाए और अगर पोटेंशियल एनर्जी को देखा जाए तो इन दोनों के संबंध हमें क्या बन जाएंगे? ये आ जाएगा माइनस के साथ में। ये समझ में आया? हाँ है ना? हाँ सर। हमारी काइनेटिक एनर्जी आधी थी और वो भी पॉजिटिव में थी, तो या दूसरा टर्म लिखें, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है। अब इसमें जो है एक अजम्पशन हमने कर लिया है, जैसे ही एक फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे ही ये वाला फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है तो एक अजम्पशन हमारा बैठ चुका है। क्या अजम्पशन बैठ चुका है? दिस पोटेंशियल एनर्जी assuming at infinite distance potential energy is 0। मतलब क्या होता है ना, हमेशा हम जो है पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो निकालते हैं रेफरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि लेट्स से ये आपका एक लेवल मैंने ले लिया, ये दिख रहा है ना आपको मेरा वीडियो में, देखो मेरे, है ना? तो अभी मैं क्या बोलता हूं कि यहां से 1 मीटर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर है, इस फोन से 1 मीटर कोई ऊपर है, तो मैं क्या बोलता हूं, इस रेफरेंस के लिए जो पोटेंशियल एनर्जी लिखा जाएगा वो होगा mg इंटू h, और h होगा 1। इतना समझ में आता है? हाँ सर। अगर मैं नीचे टेबल वाला रेफरेंस ले लेता हूं तो टेबल से मैं ये वाला पॉइंट देखता हूं तो कितनी दूरी पर है? मान लिया 2 दूरी पर है। तो टेबल के लिए पोटेंशियल एनर्जी अगर देखा जाए तो क्या हो जाएगा? mg इंटू 2 हो जाएगा। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है, रेफरेंस कुछ और लिया तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और आता है, रेफरेंस कुछ और लिया तो पोटेंशियल एनर्जी कुछ और आता है। तो ये वाला फॉर्मूला जो डिराइव हुआ है, ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हुआ है वो इस रेफरेंस मान के लिया है, डिराइव हुआ है कि भाई इनफाइनाइट दूरी पर हमने पोटेंशियल एनर्जी को 0 माना था। ठीक है, जब इनफाइनाइट दूरी थी तब पोटेंशियल एनर्जी को हमने 0 माना था। अब देखो, ये जनरली तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि सवाल में रेफरेंस को इनफाइनाइट दूरी पर ना रख के कहीं पास में रख दिया जाए, तो आपको थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल वहां पर करना पड़ सकता है। ठीक है ना? प्लीज इस बात को समझिए कि जो ये जो रेफरेंस लेवल है कि भाई यहां से देखा जाए तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 1, नीचे से देखा जाए तो इस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी mg इंटू 2, अगर मैं नीचे और चला जाऊं तो mg इंटू 3 हो जाएगा।
ठीक है, तो रेफरेंस यदि चेंज कर दिया जाए तो एक ही पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग रेफरेंस के लिए अलग अलग होती जाएगी। ये बात क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। बात समझ में आती है क्या इतना? ठीक है, तो अगर सवाल में कुछ नहीं दिया गया है, इसका मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानते हुए हम सॉल्व कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें ज्यादा लोड नहीं लेना। लेकिन सवाल में बोल दिया कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का रेफरेंस पॉइंट हमने यहां पर पुट कर दिया है, यहां पर रख दिया है, अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी मैं बोल दूंगा कि रेफरेंस चेंज कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। सर कितनी चेंज होगी वो तो सवाल पर हो जाएगा, कि सवाल में बता दिया कि इस पॉइंट को रेफरेंस लो, तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, और रेफरेंस के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या ली जाती है? जीरो ली जाती है। जिस किसी को भी रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो ली जाती है। जिस किसी को भी पॉइंट को, जिस किसी भी पॉइंट को रेफरेंस ले लिया, हम उसको क्या बोल देंगे? उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी जीरो बोल देंगे। ठीक है, बोलो समझ में आया? ये बात जरूरी है, इसी में सवाल फंसेंगे। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी बन गया, अब बनता है टोटल एनर्जी। तो ये क्या हो जाएगा? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी देखें तो वो कितना है? वो है 13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ये पोटेंशियल एनर्जी देखें तो -27.2 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो ये आ चुका है कितना? -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। और ऑब्वियसली किसमें है ये? इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जल्दी से इसे नोट कर लो, अगले पेज पे बढ़ेंगे अपन। नोट इट डाउन। हो गया? अब एक सवाल करते हैं कि अब हमने लिया हाइड्रोजन फॉर, बैक साइड पे चाहिए। ये लो भाई, देख लो, जल्दी से लिख लो। ठीक है, फॉर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लिए हम लिख रहे हैं n इक्वल्स टू 1 2 3 के लिए बताइए काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी कितना बना हुआ है। ठीक है, तो 1 मिनट है, जल्दी से कर भी लेंगे, आप कर लो। n इक्वल्स टू 1 2 3 4 कर। सर 4 वैल्यू निकालने के, हाँ 4 वैल्यू निकालने के सर, अलग अलग। हाँ हाँ, चारों निकालनी है अलग अलग।
Kinetic energy 13.6 z square by n square. Potential energy minus 27.2 z square by n square and total energy minus 13.6 z square by n square. तो मैं लिखता हूं kinetic energy 1 है ना, मतलब अपने पास क्या है n इक्वल्स टू 1 कर दिया बेसिकली, तो ये आ जाएगा 13.6, हाइड्रोजन है ये तो 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो ये आ गया 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर मैं लिखता हूं काइनेटिक एनर्जी 2 यानी कि सेकंड ऑर्बिट के लिए, तो ये बन जाएगा 13.6 1 अपॉन 2 का स्क्वायर, तो ये बन जाता है 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। काइनेटिक एनर्जी 3, तो ये आ जाएगा 13.6 और डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाता है 1.51। और अगर काइनेटिक एनर्जी 4 लिखा जाए तो ये आ जाता है 13.6 इंटू 1/4 स्क्वायर, कितना आ जाता है ये 0.8085। हाँ 0.84 आ जाता है कुछ। सर फिजिक्स का बहुत सारा सिलेबस बाकी है, ये केम में हुआ है तो थोड़ा फास्ट ले लो ना फिजिक्स का थोड़ा। अरे यार तुम चिंता मत करो, जो चल रहा है वो चल रहा है, अभी चलने दो, है ना। अभी किसी को नहीं समझ में आया होगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी क्या है 0.84 बन जाता है, 0.84 के अराउंड बन जाता है, ठीक है, इतना बन जाता है। फिर पोटेंशियल एनर्जी की बात कर लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी 1, इसका डबल कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी 2 ये कितना आ जाएगा -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी 3 कैसे करता जा रहा हूं मैं, इसका डबल करता जा रहा हूं माइनस के साथ में, है ना। ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस के साथ में। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 4 ये कितना हो जाएगा 1.7। अरे क्या 8 दूनी 16 ना, हाँ 1.7 क्यों, -1.68 हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, फिर इसकी बात करते हैं। तो टोटल एनर्जी अगर देखा जाए तो ये माइनस हो जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी का, तो टोटल एनर्जी 1 ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी 2 ये बन चुका है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। टोटल एनर्जी 3 ये बन चुका है -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड फाइनली टोटल एनर्जी 4 इज -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इस तरीके से बन चुका है। इसमें कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी कुछ भी हो बता दो, है ना, वैसे तो कोई होने नहीं चाहिए। तो अब देखो कि अब हम एनर्जी को अगर देखा जाए तो ये वाली एनर्जीज को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सी वाली को, n इक्वल्स टू 1 2 3 4 को, n की वैल्यू n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 2, n इक्वल्स टू 3, कुछ वैल्यूज याद रखेंगे, अपना टाइम बच जाएगा, और n इक्वल्स टू 4। यहां मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा, ये लिखा पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज टोटल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना था, ये आ गया 13.6, ये आ गया था 3.4, 1.51, 0.84, ये आ गया 27.2 माइनस के साथ में, ये आ गया माइनस ऑफ, बोलो क्या लिखूं, बोलो बोलो, हाँ 6.8 -6.8 यहाँ पर -3.02 3.02 एंड दिस वन -1. कितना आ गया था 68, है ना, इतना आ गया। टोटल एनर्जी में ये आ गया -13.6, ये आ गया -3.4, ये आ गया -1.51 और ये आ गया -0.84। अब एक चीज बताओ, यहां से कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं अपन, है ना। तो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ n इक्वल्स टू 1 की एनर्जी आ गई। सर आवाज नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही, आवाज तो यार अब मैं क्या करूं, एक मिनट, अभी बोलो, आ रही है नहीं सर।
आ रही सर। आ रही है यार, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, अब ये इंटरनेट है ना। तो अब देखो कि मैं क्या करता हूं, n इक्वल्स टू 1 यहां ड्रॉ किया। n इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है, एनर्जी लेवल 1। तो अपना सेंटर था, न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस से ऊपर जाएंगे तो हमें एनर्जी लेवल 1 मिलेगा, और ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल 2 मिलेगा, और ऊपर जाएंगे एनर्जी लेवल 3 मिलेगा, एंड सो ऑन। तो मैं क्या बोलता हूं कि ये n इक्वल्स टू 1 था ना, तो अब n इक्वल्स टू 2 को ड्रॉ किया, तो मैं यहां ड्रॉ कर लेता हूं, मान लेते हैं ये n इक्वल्स टू 2 था। तो अब देखो n इक्वल्स टू 1 एंड 2 के बीच में जो गैप था वो तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का था, लेकिन n इक्वल्स टू 2 और 3 के बीच का गैप जो है अब इतना बड़ा नहीं बना। और आप अगर देखेंगे n इक्वल्स टू 3 एंड 4 का गैप तो और कम हो गया। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरियां अब जो है वो कम हो चुकी हैं। ये n इक्वल्स टू 3 और n इक्वल्स टू 4 तो और पास आ गया, ये आ गया n इक्वल्स टू 4। तो यहां से एक चीज मुझे क्या दिख रही है, एक चीज हम कंक्लूड कर लेते हैं कि कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंस ऊपर जा रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कम हुआ, बढ़ा, कम हुआ सर। कम हुआ। कॉन्जिक्यूटिव ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंस n बढ़ने के साथ क्या बोलूं, डिक्रीज करता है। क्या करता है, डिक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। तो ये आगे जाके कभी अपने जो बनेंगे ना सिंगल करेक्ट, उसमें सोचने में काम करेगा, हेल्प करेगा, डिक्रीज करता है। ठीक है, तो अब एनर्जीज भी लिख लेते हैं। तो यहां पर मैं टोटल एनर्जी अगर देखूं तो टोटल एनर्जी है -13.6। यहाँ की टोटल एनर्जी जो बनी है वो है -3.4। यहाँ की टोटल एनर्जी बनी है -1.51 एंड यहाँ की टोटल एनर्जी बनी है -0.8। तो बच्चा ये जो वैल्यूज मैं बार बार करवा रहा हूँ ना, ये तीसरी बार लिख रहा हूं मैं। देखो एक बार तो यहाँ लिख दिया, दूसरी बार यहाँ लिख दिया, तीसरी बार यहाँ लिख दिया, ताकि ये सारी वैल्यूज आपको याद हो। ठीक है ना, भले ही केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, चिंता मत करो, अपन तो पूरा बेसिक से चलेंगे ना, तो बाई चांस किसी को कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो कोई समस्या ना हो। और रही बात सिलेबस की, तो यार अपन दोनों की जिम्मेदारी अपन खत्म कर लेंगे, चिंता मत करना सिलेबस की। ठीक है, तो टोटल एनर्जी अपना ये बन गया। अगर पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात करता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बन चुका है -27.2, और यहां अगर देखा जाए तो ये कितना बना, ये है -6.8। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बना है -3.02, और ये बन चुका है -1.68। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी इस साइड लिखते हैं। काइनेटिक एनर्जी अगर लिखा जाए तो ये आ गया 13.6, और ये आ गया +3.4, ये आ गया 1.51, और ये आ गया 0.84। ठीक है, तो एक चीज मैं बता देता हूं कि अगर मैंने रेफरेंस लेवल ऊपर नीचे कहीं कर दिया तो क्या पोटेंशियल एनर्जी पे अंतर आएगा? हाँ। अच्छा, क्या बताओ, काइनेटिक एनर्जी में अंतर आएगा कि भाई मैं यहां खड़ा हूं या उधर खड़ा हूं? फर्क पड़ेगा क्या इस पे? नहीं। नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्पीड तो स्पीड ही रहेगी, मैं चाहे यहां खड़ा रहूं या ऊपर खड़ा रहूं या नीचे खड़ा रहूं। अच्छा बताओ, टोटल एनर्जी में फर्क पड़ेगा क्या? हाँ बिल्कुल पड़ेगा। इसके अंदर में पोटेंशियल एनर्जी जुड़ी हुई है, और पोटेंशियल एनर्जी में मैं बोल सकता हूँ कि वहां पर रेफरेंस पे डिपेंड कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूँ कि एक और पॉइंट यहां से हम समझ रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है डज नॉट चेंज with change of reference point, change of reference point, but total energy and potential energy does change
विद चेंज ऑफ रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, अब जल्दी से नोट कर लो, अभी इतना ही रखते हैं। कोई समस्या हो, ये दोनों पॉइंट जरूर लिखना। कौन सा पॉइंट? ये पॉइंट नंबर 1 और ये पॉइंट नंबर 2, सब नोट करने के बाद में इन 2 पॉइंट्स को जरूर लिखना।